रागिनीपुर नाम के एक छोटे से गांव में ममता नाम की औरत अपनी दो बेटी श्रुति और शालिनी के साथ रहती थी। ममता के पति एक छोटी सी फैक्ट्री में काम किया करते थे। एक बार की बात है, शॉर्ट सर्किट की वजह से उस फैक्ट्री में आग लग जाती है, जिसमें काफी सारे वर्कर्स की जलकर मौत हो जाती है। उन्हीं में से एक ममता के पति भी थे। पति के जाने के बाद से ममता ने ही अपनी दोनों बेटियों को पाल पोस कर बड़ा किया। वो अपना घर चलाने के लिए लोगों के घर साफ सफाई का काम करती थी। उसी से उनका घर चलता था। इसी तरह समय बीत रहा था। शालिनी घर में बड़ी थी और श्रुति छोटी थी। दिवाली का त्योहार आने वाला था और श्रुति अपनी बड़ी बहन शालिनी के साथ घूम रही थी। बाजार में बहुत ज्यादा भीड़ लगी थी। सभी लोग दिवाली की शॉपिंग कर रहे थे। लोग अपने और अपने बच्चों के लिए नए नए कपड़े खरीद रहे थे। कई लोग पटाखे खरीद रहे थे तो कोई रंगोली का सामान खरीद रहे थे। उन्हीं में से कोई घर के सजावट का सामान खरीद रहा था। बाजार में बहुत चहल पहल थी। ये देखकर श्रुति शालिनी से कहती है, दीदी दिवाली आने वाली है, इस वजह से बाजार में कितनी चहल पहल है ना। इतनी चहल पहल देखकर कितना अच्छा लग रहा है। वो देखो दीदी, वो लहंगा कितना अच्छा लग रहा है। कितने सारे पटाखे मिल रहे हैं यहाँ पर। वाओ, घर जाकर मैं भी माँ से बोलूँगी कि मेरे लिए बहुत सारे पटाखे खरीद के लाए, खासकर आलू बम। मुझे आलू बम बहुत पसंद है। श्रुति की ये सारी बातें सुनकर शालिनी कहती है, नहीं श्रुति, तुम माँ से ये सब मत बोलना, क्योंकि जब से पिताजी की मौत हुई है, माँ बड़ी मुश्किल से हम दोनों का पेट पालती है और बहुत मेहनत करती है। पता नहीं पटाखे और नए कपड़ों के लिए उनके पास पैसे होंगे भी या नहीं। दीदी, फिर क्या हम दिवाली का त्योहार नहीं मनाएंगे और न ही हमें अच्छी अच्छी मिठाइयाँ खाने को मिलेगी? और क्या इस बार मैं आलू बम भी नहीं फोड़ पाऊंगी? ऐसे थोड़ी ना होता है। समझा करो बहन, इस तरह जिद नहीं करते। तुम्हें तो पता है ना हम लोग कितने गरीब हैं। त्योहार हम गरीब लोगों के लिए नहीं होते, ये तो सिर्फ अमीर लोगों के लिए होते हैं। हमारे घर में 2 वक्त का खाना भी हम मुश्किल से खाते हैं। फिर हम दिवाली कैसे मनाएंगे छोटी? चलो, माँ ने कहा था हमें आलू लेकर जाना है। उसके बाद दोनों बहनें आलू लेकर घर आ जाती है। घर आने के बाद श्रुति अपनी माँ से कहती है, माँ देखो ना, दीदी कह रही है कि हम लोग दिवाली का त्योहार नहीं मना पाएंगे और आप हमें नए कपड़े भी नहीं दिलाओगी और न ही हम मिठाइयाँ खा पाएंगे। माँ, दीदी झूठ बोल रही है ना? आप मुझे सब कुछ दिलाओगी ना माँ? हाँ मेरी बच्ची, मैं तुम्हें सारी चीजें दिलवाऊंगी। शालिनी बेटा, तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि इस बार मैं तुम्हें दिवाली पर कुछ नहीं दिलाऊंगी? तुम्हें पता है मालकिन क्या कह रही थी कि इस बार वो मुझे पगार बढ़ा कर देगी। उन्हीं पैसों से मैं तुम्हें कपड़े, मिठाइयाँ और पटाखे सब कुछ दिला दूंगी। अब तो तुम दोनों खुश हो ना? हाँ माँ, ये तो बहुत खुशी की बात है। आप सच में हमें ये सब दिलवाएंगी? इस बार घर की हालत देखकर तो मुझे लगा था कि हम दिवाली का त्योहार नहीं मना पाएंगे। मैं तो फुलझड़ी जलाऊंगी। मुझे बम पटाखों से बहुत डर लगता है। दीदी, तुम तो डरपोक हो। मुझे तो आलू बम पसंद है। मुझे तो आलू बम चलाने में बहुत मजा आता है। माँ, मुझे बाजार में एक लहंगा बहुत पसंद आया था, तो मुझे वो लहंगा भी दिला देना, ठीक है? ठीक है मेरी गुड़िया रानी, मैं तुम्हें सब कुछ दिलवा दूंगी। चलो अब फटाफट दोनों बहनें खाना खा लो। मुझे कल मालकिन के घर जल्दी जाना है। दिवाली आ रही है ना, तो सफाई भी तो करना है। उसके बाद सभी खाना खाकर सोने चले जाते हैं। अगले दिन ममता सुबह जल्दी उठकर अपने घर का सारा काम कर लेती है और जल्दी जल्दी मालकिन के घर चली जाती है और वहाँ की साफ सफाई करने लगती है। तभी ममता की मालकिन उससे कहती है, सुनो ममता, आज तुम जरा अच्छे से घर की सफाई कर देना। तुम तो जानती हो दिवाली आने वाली है। बाहर वाले स्टोर रूम की भी अच्छे से सफाई कर देना। ध्यान रहे, मुझे कहीं पर भी गंदगी नहीं दिखनी चाहिए। ठीक है मालकिन, मैं आज घर की अच्छे से सफाई कर दूंगी, पूरा घर चमका दूंगी। मालकिन, आपने कहा था कि आप इस दिवाली मुझे पगार बढ़ा कर दोगी। अगर वो पैसे मुझे आज मिल जाते तो अच्छा रहता, क्योंकि मुझे दिवाली पर बच्चों के लिए कपड़े और मिठाइयाँ लानी है। बच्चे पटाखे के लिए भी जिद कर रहे थे। अगर आप पैसे दे देती तो अच्छा रहता। हाँ, मुझे याद है। तुम पहले घर की सफाई कर दो, उसके बाद शाम को घर जाते वक्त मुझसे पैसे ले लेना। ममता खुशी खुशी अपने कामों में लग जाती है। ममता आज बहुत ही खुश थी, इसलिए वो खुशी खुशी घर के काम करने लग जाती है। वो पूरे फर्श पर पानी डालकर घर धो रही थी। तभी वहाँ पर उसकी मालकिन की बेटी कामिनी आ जाती है और वो पानी में फिसलकर गिर जाती है। कामिनी के गिरने पर ममता को हंसी आ जाती है। ममता को हंसता देख कामिनी गुस्से से लाल हो जाती है और कहती है, हे भगवान, मुझे चोट लग गई और तुम्हें हंसी आ रही है।
माफ करना छोटी मालकिन, मुझे नहीं पता था कि आपको चोट लग गई है, मुझे माफ कर दीजिए। तुमसे एक काम ठीक से नहीं होता है, तुम्हें कोई माफी नहीं मिलेगी। निकल जाओ मेरे घर से, कोई जरूरत नहीं है यहाँ तुम्हें काम करने की। तुम्हारी वजह से मैं गिर गई और मेरे सारे कपड़े खराब हो गए। मम्मी तुम कहाँ हो, जल्दी से यहाँ आओ। देखो इस नौकरानी ने मेरे साथ क्या किया। क्या हुआ बेटा? फिर कामिनी ने अपनी माँ को सारी बात बताई। माँ, ये नौकरानी कल से हमारे घर में नजर नहीं आनी चाहिए। इसकी वजह से मैं गिर गई और मुझे चोट भी लग गई, ऊपर से ये मुझ पर हंस रही थी। ममता, क्या मेरी बेटी सही कह रही है? तुम इतनी लापरवाही से काम कैसे कर सकती हो? तुम्हारी वजह से मेरी बेटी को चोट लग गई है। तुम रुको कामिनी, मैं अभी डॉक्टर को फोन करती हूँ। और तुम सुनो ममता, आज के बाद तुम्हें मेरे घर पर काम करने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, तुम्हारी गलती की वजह से मैं तुम्हें पिछले महीने की भी सैलरी नहीं दूंगी। मालकिन, ये आप क्या कह रही हो? आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? मैं आपके यहाँ कितनी मेहनत और लगन से काम करती हूँ। मुझे थोड़ा भी अंदाजा नहीं था कि कामिनी मैडम को चोट लग गई है। मालकिन, कम से कम मुझे मेरी मेहनत की कमाई तो दे दीजिए। हम गरीब के साथ ऐसा मत करिए मालकिन। ममता बहुत गिड़गिड़ाती है, लेकिन उससे मालकिन को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो बिना पैसे दिए ही उसे काम से निकाल देती है। ममता उदास होकर वहाँ से आ जाती है और काम की तलाश में लोगों का दरवाजा खटखटाने लगती है, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिलता है। वो उदास होकर घर वापस आ जाती है। तभी शालिनी कहती है, माँ क्या बात है, आज आप इतनी जल्दी घर कैसे आ गई? रोज तो आप शाम को घर आती है, लेकिन आज दोपहर में ही आ गई। आप कुछ परेशान भी लग रही है। तभी ममता रोते हुए अपनी दोनों बेटियों को गले से लगा लेती है और बोलती है, मेरी प्यारी बच्चियों, मुझे माफ कर दो। मैं तुम दोनों के लिए कुछ नहीं कर पाई। मुझे मेरी मालकिन ने काम से निकाल दिया और इतनी जल्दी मुझे कहीं काम नहीं मिल पा रहा। यहाँ तक कि मालकिन ने मुझे इस महीने की सैलरी भी नहीं दी। घर में थोड़ा सा ही राशन बचा है, अब हमें वही खाकर दिवाली का त्योहार मनाना पड़ेगा। दिवाली के बाद देखती हूँ, शायद मुझे कोई काम मिल जाए। मुझे माफ कर दो बच्चों, इस बार मैं तुम्हें दिवाली पर नए कपड़े, पटाखे और मिठाइयाँ नहीं दिला पाऊंगी। इतना बोलकर ममता रोने लगती है। तभी श्रुति कहती है, माँ आप चुप हो जाइए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ना कपड़े चाहिए, ना ही आलू बम चाहिए। दीदी ने सही कहा था, ये दिवाली हम लोगों के लिए बनी ही नहीं है। मैं अब कोई जिद नहीं करूँगी, बस अब रोना बंद कर दो माँ। आप देखना, दिवाली के बाद आपको जरूर काम मिल जाएगा। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं। घर में जो भी राशन था, अब वो सब खत्म हो चुका था। तभी ममता अपने बटुए में से 100 रुपए निकालती है और अपनी दोनों बेटियों से कहती है, बेटी मेरे पास बस यही पैसे बचे हुए हैं, तुम बाजार जाकर इस पैसे से दाल और चावल ले आओ। पैसे लेकर दोनों बहनें बाजार चली जाती है। बाजार में खूब चहल पहल थी। ये सब देखकर श्रुति निराश हो जाती है। तभी शालिनी उसे समझाते हुए कहती है, उदास मत हो छोटी, देखना हमारे भी अच्छे दिन जरूर आएंगे और हम भी दिवाली का त्योहार बहुत धूमधाम से मनाएंगे। दीदी देखो ना, बाजार में हर जगह आलू बम मिल रहे हैं। अगर इन पैसों में से थोड़े पैसे बचेंगे, आप मुझे बस एक आलू बम दिला देना। ठीक है छोटी। उसके बाद शालिनी दाल और चावल खरीद लेती है, लेकिन दाल और चावल खरीदने के बाद उसके पास एक भी रुपया नहीं बचता। वो श्रुति से कहती है, छोटी पैसे तो बचे ही नहीं। शालिनी की ये बात सुनकर श्रुति रोने लगती है। तभी शालिनी एक दुकान वाले के पास जाकर कहती है, अंकल क्या आप हमें एक आलू बम फ्री में दे दोगे? मेरी बहन को ये वाला पटाखा बहुत पसंद है, वो इसके लिए रो रही है। प्लीज अंकल बस एक दे दो। अपने बाप की दुकान समझकर आ गई है क्या? एक पटाखा 15 रुपए का है, बढ़िया ही फ्री में लेने वाली, जा यहाँ से। दुकान वाला शालिनी और श्रुति को वहाँ से भगा देता है। फिर दोनों बहनें दुखी होकर घर वापस आने लगती है। तभी रास्ते में उन्हें एक तितली दिखती है जो मकड़ी के जाले में फंसी हुई थी। उसे देखकर श्रुति कहती है, दीदी वो देखो कितनी सुंदर तितली है, लेकिन वो तो मकड़ी के जाल में फंसी हुई है, चलो उसे निकालते हैं। उसके बाद दोनों बहनें तितली को मकड़ी के जाल से निकालकर उड़ा देती है। वो तितली उड़ते ही एक परी का रूप ले लेती है। तितली को परी बनता देख दोनों बहनें हैरान हो जाती है। तभी परी कहती है, तुम दोनों इस तरह हैरान मत हो, मैं परी लोग से तितली बनकर यहाँ घूमने आती हूँ, लेकिन आज अचानक मैं मकड़ी के जाल में फंस गई। मुझे तो लगा कि आज मेरी मृत्यु तय है, लेकिन तुम दोनों भली लड़कियों ने मुझे बचा लिया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरी जान बचाई, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। इतना कहकर परी वहाँ पर एक आलू बम प्रकट करती है और कहती है,
ये एक जादुई आलू बम है। तुम इससे जो कुछ भी कहोगी ये तुम्हें दे देगा। ये तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देगा। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। परीलोक में मेरी माँ परेशान हो रही होगी। इसके बाद परी वहाँ से गायब हो जाती है। जादुई आलू बम पाकर दोनों बहनें बहुत खुश होती है और उसे लेकर घर जाकर अपनी माँ को सारी बात बताती है। सारी बात जानकर ममता भी बहुत खुश होती है और मन ही मन भगवान को धन्यवाद करती है। उसके बाद शालिनी अपने लिए एक बड़ा सा घर, मिठाइयाँ और बहुत सारी चीजें मांगती है। उसके बाद दिवाली का त्योहार आता है। दिवाली का त्योहार वो तीनों माँ बेटी सड़कों पर घूमने वाले गरीब बच्चों के साथ मनाती है और उन्हें भी ढेर सारी मिठाइयाँ और पटाखे देती है। इस प्रकार परी के जादुई आलू बम की वजह से वो अपना जीवन हंसी खुशी व्यतीत करने लगते हैं। मोहन अपनी पत्नी के साथ रामविलास नाम के एक गांव में रहा करता था। मोहन की 8 साल की एक नैना नाम की बहुत प्यारी सी बेटी भी थी, जिससे मोहन बहुत ही ज्यादा प्यार करता था। लेकिन कुछ महीनों से मोहन बहुत ही चिंता में डूबा रहता था और उसका कारण था मोहन की पत्नी का खराब स्वास्थ्य। मोहन की पत्नी को एक ऐसी बीमारी हो गई थी जिसका इलाज बड़े बड़े अस्पताल में जाकर भी नहीं हो पा रहा था। मोहन अक्सर इसी चिंता में घिरा रहता था कि उसकी पत्नी के जाने के बाद उसका और उसकी बेटी का क्या होगा। लेकिन कहते हैं ना, होने को कौन टाल सकता है। मोहन की पत्नी की मृत्यु हो जाती है, जिससे मोहन बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है। लेकिन फिर उसे अपनी बेटी का ख्याल आता है और वो अपनी बेटी नैना को संभालने लगता है। नैना अभी ज्यादा बड़ी नहीं थी और उसे संभालने के लिए एक माँ की जरूरत थी। इसलिए मोहन दूसरी शादी करने की ठान लेता है ताकि नैना को अपनी माँ का प्यार मिलता रहे। और फिर कुछ ही दिनों बाद मोहन की शादी विमला नाम की एक औरत से हो जाती है, जिसकी खुद की एक त्रिशा नाम की बेटी थी, जिसकी उम्र नैना जितनी ही थी। शुरुआत में तो विमला नैना को अपनी बेटी त्रिशा जितना ही प्यार दुलार करती है, लेकिन कहते हैं ना, अपना अपना होता है और पराया पराया। और यहाँ पर भी यही हुआ। धीरे धीरे समय के साथ साथ विमला का बर्ताव नैना के प्रति बुरा होता गया, लेकिन नैना को ये समझ नहीं आ रहा था कि ये सब आखिर हो क्यों रहा है। लेकिन फिर एक दिन अचानक ऐसा कुछ हुआ जिसने नैना को पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया। एक सड़क दुर्घटना के कारण उसके पिता यानी मोहन की मृत्यु हो जाती है। नैना के पास कहने को तो उसकी माँ थी, लेकिन अब वो पूरी तरीके से अनाथ हो चुकी थी। मोहन की मृत्यु के बाद विमला नैना से और भी ज्यादा नफरत करने लगती है। उसे लगता है कि मोहन की मृत्यु नैना की मनहूसियत के कारण ही हुई है। एक दिन, नैना की बच्ची, कब से देख रही हूँ आराम से बैठकर टीवी देख रही है। जा जल्दी से जा और मेरे लिए चाय और पकोड़े बनाकर लेकर आ। और हाँ, आलू के पकोड़े जरूर बनाना, वो त्रिशा को बहुत पसंद है। ठीक है माँ, अभी बनाकर लाती हूँ। नैना कभी भी अपनी माँ की बात को नहीं टालती थी, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो किसी भी बात के लिए मना करेगी तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। इसके बाद नैना चाय और पकोड़े बनाकर अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन को दे देती है। विमला नैना के हाथ से पकोड़े लेकर त्रिशा को अपने हाथों से खिलाने लगती है। ले खा ले मेरी बच्ची, ये तेरे फेवरेट पकोड़े हैं। नहीं माँ, अभी मन नहीं है। अरे ऐसे कैसे मन नहीं है? वैसे भी मैं कब से देख रही हूँ, तू ना ढंग से खाती है ना पीती है। कितनी दुबली पतली होती जा रही है मेरी बच्ची। विमला और त्रिशा के बीच का प्यार देखकर नैना की आंखें आंसू से भर जाती है और वो अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। माँ, तुम मुझे इतनी जल्दी छोड़कर क्यों चली गई? मुझे तुम्हारे प्यार की बहुत याद आती है और तुम्हारे जाने के बाद पापा भी चले गए। मैं बहुत अकेली हो गई हूँ। मुझे भी त्रिशा जैसा प्यार और परवाह चाहिए। ऐसे ही अक्सर जब भी विमला त्रिशा को प्यार करती और नैना को धुतकारती, तब अक्सर ही नैना को अपने माता पिता की याद आ जाती थी। लेकिन नैना के पास ऐसा कोई कंधा भी नहीं था जिस पर सर रखकर वो अपने आंसू बहा सके। कुछ समय ऐसे ही बीतता है और समय के साथ साथ नैना इन सब चीजों की आदत डाल लेती है। एक दिन
अरे नैना इधर आ, जल्दी से जाकर 2 प्लेट मोमोज और जलेबी लेकर आ। क्या हुआ माँ, कोई आने वाला है क्या? तू सवाल बहुत करती है, कभी कोई काम मुंह बंद करके भी कर लिया कर। अरे आज त्रिशा का रोटी सब्जी खाने का मन नहीं है और उसने कहा कि उसे समोसे और जलेबी खाने हैं, इसलिए मंगा रही हूँ। अब मुंह बंद करके जल्दी से जा और जल्दी से लेकर आ। ठीक है माँ, अभी जाती हूँ। नैना रास्ते में मन ही मन खुद से बातें करने लगती है। विमला माँ त्रिशा से कितना प्यार करती है, काश वो मुझसे भी इतना ही प्यार करती। कल मेरा जन्मदिन है, लेकिन मैं जानती हूँ हर बार की तरह इस बार भी किसी को याद नहीं होगा और इस बार भी मैं अपना जन्मदिन आंसुओं के साथ ही मनाऊंगी। ऐसे ही खुद से बातें करते करते नैना हलवाई की दुकान पर पहुँच जाती है, पर वो देखती है कि हलवाई की दुकान बंद है। अरे ये दुकान तो बंद है और इससे पहले वाली दुकान भी बंद थी। अगर मैं आज समय से समोसे और जलेबी लेकर घर नहीं गई तो डांट तो पड़ेगी ही, साथ में भूखा और सोना पड़ेगा। एक काम करती हूँ, ये जंगल पार करके जो पास वाला गांव पड़ता है वहाँ चली जाती हूँ। वहाँ पर बहुत सारी हलवाई की दुकान है। ऐसा सोचकर नैना जंगल के रास्ते से दूसरे वाले गांव जाने लगती है। तभी उसे जोर से प्यास लगती है। नैना पानी के लिए इधर उधर देखती है तो उसे कुछ ही दूरी पर एक झोपड़ी दिखाई देती है। मुझे यहाँ पानी जरूर मिल जाएगा और लगता है अंदर कोई है भी। फिर जैसे ही नैना उस झोपड़ी के अंदर जाती है तो वो देखती है कि एक बहुत ही बूढ़ी औरत बीमार अवस्था में बिस्तर पर पड़ी हुई है। नैना उस बूढ़ी औरत से कहती है, अम्मा जी, मैं इस जंगल से गुजर रही थी और मुझे बहुत ही ज्यादा प्यास लग रही थी। तभी मेरी नजर आपकी झोपड़ी पर पड़ी। क्या मुझे यहाँ पानी मिलेगा? हाँ बेटी, मिल तो जाएगा, लेकिन मैं खुद खड़ी होकर तुम्हें पानी नहीं दे सकती। मैं तो खुद 3 दिन से इस बिस्तर पर बिना खाए पिए पड़ी हूँ। मेरी हड्डियाँ बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुकी है, मैं चल तक नहीं पा रही हूँ। क्या तुम मुझे अपने हाथों से पानी पिला सकती हो? नैना को देर हो रही थी, लेकिन फिर वो उस बूढ़ी औरत की हालत देखती है और फिर उसे भी पानी देती है और खुद भी पीती है और उसके झोपड़ी में जो अनाज होता है उसी से कुछ बनाकर उस बुढ़िया को खिला देती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटी, तुम यहाँ खुद मदद के लिए आई थी और आकर मेरी मदद करने लग गई। भगवान तुम्हारा भला करे। इसमें धन्यवाद की क्या बात है अम्मा जी, आखिर इंसान की मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा? ऐसा कहकर नैना वहाँ से जाने लगती है कि तभी वो बूढ़ी औरत एक साध्वी के रूप में बदल जाती है। नैना, तुम्हारे आचार और विचार दोनों ही बहुत अच्छे हैं। मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। नैना उस बूढ़ी औरत को एक साध्वी के रूप में बदलता देख हैरान रह जाती है। अरे अभी तो आप एक बूढ़ी औरत थी, आप एक साध्वी के रूप में कैसे बदल गई? नैना, मैंने तपस्या करके बहुत ही ज्यादा सिद्धियां प्राप्त कर रखी है और इसी वजह से मैं किसी का भी रूप धारण कर सकती हूँ और आज मैंने एक बूढ़ी औरत का रूप धारण किया। मुझे तुम्हारी हालत के बारे में पता है, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती थी, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारी परीक्षा भी लेना चाहती थी, जिस परीक्षा में तुम बहुत ही ज्यादा अंकों से पास हो चुकी हो। मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। मांगो नैना, तुम क्या मांगना चाहती हो? मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि मेरी माँ मुझे मेरी बहन जितना ही प्यार करे और हम सब एक साथ खुशी खुशी रहे। साध्वी मुस्कुराती है और कहती है, तुम्हारा दिल सच में बहुत साफ है नैना। अगर तुम चाहती तो मुझसे सोना चांदी ना जाने क्या क्या मांग सकती थी, लेकिन तुमने मांगा भी तो क्या, माँ का प्यार। इसके बाद वो साध्वी अपने झोले में से एक लिपस्टिक निकालती है और उसे नैना को देते हुए कहती है, नैना, इस लिपस्टिक को ले जाकर तुम अपनी माँ के कमरे में रख देना। जैसे ही वो इस लिपस्टिक का इस्तेमाल करेगी उसका स्वभाव बदल जाएगा। इस लिपस्टिक में जादुई गुण है जो किसी भी बुरे इंसान को अच्छे इंसान में परिवर्तित कर देते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साध्वी जी, आपने मेरी बहुत बड़ी मदद की है। इसके बाद नैना समोसे और जलेबी लेकर घर पहुँचती है, जहाँ पर विमला उसे डांटते हुए कहती है, अरे कहाँ मर गई थी तू? कब से इंतजार कर रही हूँ मैं। माँ, वो हमारे गांव में 2 ही हलवाई है और दोनों की दुकान बंद थी, इसलिए मैं दूसरे गांव गई थी। हाँ ठीक है, अब ज्यादा बातें मत बना और इसे निकाल कर मेरे प्लेट में लेकर आ। बेचारी त्रिशा कब से भूखी है। इस बार नैना को उसकी माँ की बातें बुरी नहीं लगती, क्योंकि वो जानती थी कि अब ये कुछ ही दिनों में ठीक होने वाला है। इसके बाद नैना रात होने पर
साध्वी की दी हुई वो जादुई लिपस्टिक ले जाकर अपनी माँ के कमरे में रख देती है। अगले दिन जैसे ही विमला उठती है तो वो अनजाने में नैना की रखी हुई लिपस्टिक लगा लेती है और कुछ ही देर में उसे अपने अंदर कुछ बदलाव महसूस होता है। उसी दिन नैना का जन्मदिन भी था। नैना अपनी माँ और पिता की फोटो के आगे बैठकर उन्हें याद कर रही थी। तभी पीछे से आवाज आती है, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू मेरी प्यारी बच्ची नैना, हैप्पी बर्थडे टू यू दीदी। ये दृश्य देखकर तो नैना की आंखें आंसू से भर जाती है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये सब सच में हो रहा है। इसके बाद विमला, त्रिशा और नैना मिलकर नैना का बर्थडे बहुत ही धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं और फिर उस जादुई लिपस्टिक की वजह से नैना अपनी सौतेली माँ और बहन के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।